प्रस्तुत है सुनीता द्विवेदी के द्वारा लिखी कहानी जिसका शीर्षक है सिलसिले। सुरेखा स्नान घर से अपने गीले बालों को तौलिए से लपेटे हुए एक दूसरे तौलिए से अपने बदन को पोंछती है। उसके चेहरे के दोनों किनारों से लगातार पानी गिर रहा था। उसने माथे के बीचों बीच लाल रंग की गोल बिंदी लगा रखी थी। वह अपने बालों की एक लट को शांतनु के चेहरे पर खोलती है। जैसे ही लट से पानी की कुछ बूंदें उसके चेहरे पर गिरती हैं, शांतनु झटके से उठता है। क्या कर रही हो सुरेखा? अरे मैं तो तुम्हें जगा रही थी, बहुत देर हो गई है। तुम्हारे माथे तक सूरज की किरणों की रोशनी आ चुकी है। शांतनु: अच्छा उठता हूँ। सुरेखा जरा जगत सिंह को चाय बनाने के लिए बोल दो। सुरेखा: हाँ मैंने तो पहले ही उसे कह दिया है। शांतनु की निगाहें सुरेखा के चेहरे पर पड़ती हैं। सुरेखा की कटीली आंखें बड़ी बड़ी पलकों के साथ जब वह देखती है तो लगता था कि सामने वाला सुरेखा को देखकर बिना गस खाए नहीं रह सकता था। उसके सामले बर्न पर तोतई नाक जिसमें हीरे की लौंग उसने पहन रखी थी। लौंग की दमक से सुरेखा का चेहरा झिलमिला रहा था। शांतनु उसकी बाह पकड़कर अपनी ओर खींचता है। आओ थोड़ा देर बैठते हैं। सुरेखा: अब बैठने का समय नहीं है, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें माधवपुर समय से पहुंचना है। माधवपुर का नाम सुनकर शांतनु के चेहरे की चमक गायब सी हो जाती है। वह अपने सिर को सुरेखा की गोद में रखते हुए कहता है, सुरेखा एक बार और सोच लो, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है जाने का। सुरेखा: बहुत लंबे समय तक हम दोनों के बीच इस विषय पर वार्तालाप हुआ है और सब कुछ सोचने समझने के बाद हम दोनों ने माधवपुर जाने का निर्णय लिया है। शांतनु: हम दोनों ने नहीं, सिर्फ तुमने। मैं तो पहले भी इसमें शामिल नहीं था और आज भी नहीं हूँ। और बिस्तर पर रखी तौलिए को झटक कर उठाता हुआ स्नान करने चला जाता है। सुरेखा शांतनु के जाने के बाद एक ही स्थिति में बैठी रहती है। वह शांतनु के बिस्तर को हाथ से सहलाती है। उसे 15 साल पहले का समय याद आता है जब शांतनु और सुरेखा सागर यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई करने आए थे। शांतनु 6 फुट लंबा, गोरा रंग, हल्की हल्की दाढ़ी के साथ छोटे छोटे घुंघराले बाल। शांतनु सभी को दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करता था। सभी का सम्मान करना, शांति से दूसरों की बात सुनना, धीमी आवाज में बात करना उसकी प्रकृति थी। इसके विपरीत सुरेखा चंचल, जिद्दी, वफादार, आत्मविश्वासी, विद्यालय के प्रत्येक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली, जमीनी स्तर से जुड़ी हुई। कक्षा में जितनी शैतानियां होती थीं, उसमें सुरेखा पूरी तरह से शामिल रहती थी। सुरेखा की शैतानियों में शांतनु अक्सर निशाना बनता था, लेकिन उसने सुरेखा की कभी भी कोई शिकायत नहीं की। इसके विपरीत वह पुनः अपने काम में लग जाता था। कुछ समय बाद उसे इंतजार रहने लगा था कि सुरेखा ने अब तक कुछ नया किया क्यों नहीं, शांत कैसे बैठी है। अक्सर उसका इंतजार ज्यादा लंबा नहीं होता था। जल्दी उसे आभास हो जाता था कि सुरेखा की तैयारी तो पूरी है। एक बार सुरेखा को 4 दिन लगातार कक्षा में उपस्थित ना देखकर शांतनु का मन बेचैन हो गया। उसने जैसे तैसे सुरेखा के घर का पता लगाया और अगले दिन कॉलेज के पश्चात ढूंढते ढूंढते गलियों से होते हुए उसके घर पहुंच गया था। बहुत सकरी सी गली में दोनों ओर लोग बाहर बैठकर अपने काम कर रहे थे। उस जगह बीड़ी बनाने, अगरबत्ती बनाने, सिलाई के छोटे मोटे काम हो रहे थे। वह जब उसके दरवाजे पर पहुंचता है तो अंदर एक टूटी खटिया पर बूढ़े बाबा खांस रहे थे और रसोई के बगल में चटाई पर सुरेखा बुखार में तप रही थी। जैसे ही शांतनु अंदर जाता है, सुरेखा शांतनु को देखकर सकपका जाती है। अरे तुम कैसे आए? मैंने तो किसी को भी अपने घर का पता नहीं बताया। शांतनु कहता है, मैं तुम्हें रोज जो महिला कर्मचारी सभी शिक्षकों की चाय बनाती हैं उनसे बात करते देखता था। मैंने उन्हीं से मिन्नतें की, तब जाकर उन्होंने तुम्हारे घर का पता बताया। सुरेखा: बुआ ने? शांतनु: कौन? क्या वह तुम्हारी बुआ हैं? हाँ, मैंने किसी को नहीं बताया, वही मुझे पढ़ाई करवा रही हैं। ये मेरे दादाजी हैं, मेरे माँ बाबा इस दुनिया में नहीं हैं। बुआ मुझे इस गरीबी लाचारी की हालत से निकालना चाहती हैं। मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ। घर के काम के अतिरिक्त कुछ सिलाई भी करती हूँ, जिससे कुछ पैसे आ जाएं और बुआ पर सारा भार ना पड़े। शांतनु:
मेरे घर की परिस्थितियों का वर्णन तुम कॉलेज में तो नहीं करोगे ना? शांतनु अब तक सुरेखा की बातों को सुनकर अपने चश्मे के नीचे से जो आंसू निकल रहे थे उसे महसूस नहीं कर रहा था। उन्हें हाथों से पोंछता है, वह सुरेखा को उठाता है। चलो, तुम्हें दवा की जरूरत है, और अपने साथ लाए हुए रिक्शे में उसे बिठाकर दवा खाने ले जाता है। उन दिनों शांतनु ने सुरेखा के ठीक होने तक लगभग रोज ही उसके घर के चक्कर लगाए थे। सुरेखा के मन में शांतनु के प्रति सम्मान बढ़ गया था। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के पश्चात शांतनु का पीएचडी के लिए अमेरिका की यूनिवर्सिटी में चयन हो जाता है। शांतनु के घर में खुशियों का माहौल होता है, लेकिन शांतनु को सुरेखा से दूर जाने का डर सता रहा था। उसे सुरेखा को देखने की आदत जो पड़ गई थी, उसकी बेचैनी ने उसे जल्दी ही एहसास करा दिया था कि वह सुरेखा को अपना दिल दे बैठा है। वह अपनी परेशानी को सुरेखा को बताना चाहता था। शांतनु अमेरिका जाने से पहले सुरेखा के घर जाता है। सुरेखा, जरा मेरे साथ चाय पीने चलोगी? सुरेखा, हाँ अभी आती हूँ, जरा बुआ को कह दूं। दोनों साथ में पैदल चल देते हैं। दोनों शांति से सिर्फ पैदल चले जा रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चलता कब वह 3-4 किलोमीटर निकल आए थे। अचानक सुरेखा कहती है, शांतनु, हम बहुत दूर आ गए हैं, हमें वापस चलना चाहिए। शांतनु, हाँ बहुत दूर, अब वापस जाना मुश्किल है। सुरेखा को शांतनु की आवाज भरभराई और आंखें गुलाबी दिखाई देती हैं। शांतनु कहता है, क्या तुम मेरे साथ जीवन भर चल सकती हो? तुम्हें मुझ पर विश्वास है? और सुरेखा के दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लेता है। सुरेखा की आंखें खुशी से झिलझिला जाती हैं। उसे शांतनु के कबूलनामे का ही इंतजार था कि वह सुरेखा से बहुत प्यार करता है। सुरेखा के मन में भी यही था, लेकिन उसकी परिस्थितियों ने उसे रोक रखा था। सुरेखा कहती है, सारी जिंदगी मरते दम तक मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। शांतनु, तुम मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी ही तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने आऊंगा। तुम्हें संसार की सारी खुशियां दूंगा। प्रेम एक एहसास है जो दिमाग से नहीं, दिल से होता है। प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं, किंतु उसमें खो जाना है। 5 साल बाद जब शांतनु अमेरिका से वापस आता है तो वह अपने माता पिता से मिलने के तुरंत बाद सुरेखा के पास जाता है, लेकिन उस घर के टूटे से दरवाजे पर ताला लगा देखकर वह वहीं बैठ जाता है। अपने चेहरे को आसमान की ओर करता है। हे भगवान, कहाँ ढूंढूं उसे? तभी सुरेखा, कहीं नहीं, मैं तो यही हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। शांतनु उसे गले से लगा लेता है। शांतनु को पता लगता है कि सुरेखा के दादाजी गुजर गए हैं और उसकी बुआ, जो कुछ गलतफहमियों के चलते अपने पति से अलग रह रही थी, दोबारा से उनके साथ चली गई हैं। सुरेखा ने भी सरकारी अस्पताल में नर्स का काम शुरू कर दिया था। शांतनु स्नान करके बाहर निकलता है और अपने गीले हाथों को सुरेखा के कंधों पर रखकर, अरे मेरी महारानी, अभी तक यहीं बैठी हो, कहाँ खो गई? चाय लाइए जरा। सुरेखा पुरानी स्मृतियों से बाहर निकलकर, हाँ अभी लाती हूँ। दोनों तैयार हो जाते हैं। सुरेखा गाड़ी निकलवाती है, उसमें मिठाई के डिब्बे और फलों की टोकरियां रखवाती है। शांतनु को ये सारा नजारा पसंद नहीं आ रहा था, फिर भी सुरेखा के साथ कार में बैठ जाता है। कार शहर से गांव माधवपुर की ओर दौड़ने लगती है। शांतनु जो शांत स्वभाव का था, उसकी मनहा स्थिति आज समुद्र की भांति थी, जिसमें ज्वार भाटा आ गया हो। अब ये कितना विनाश करेगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसके मन की उथल पुथल ने उसके मोह को बिल्कुल बंद कर रखा था। वह कुछ भी कहने सुनने की स्थिति में नहीं था। सुरेखा भी एकदम शांत थी। कार के अंदर लग रहा था कि सभी शून्य में विचरण कर रहे हों। बस उनकी नजरों के सामने से सड़क के किनारे लगे वृक्षों की कतारें भागती हुई सी प्रतीत हो रही थीं। इस शांति के वातावरण में सुरेखा दोबारा से अपने जीवन की स्मृतियों को याद करती है। उसे याद आता है, अमेरिका से आने के बाद शांतनु पंचकुला आवासीय विद्यालय में प्राचार्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करता है। इसके पश्चात वह सर्वप्रथम सुरेखा से विवाह के लिए स्वीकृति लेता है। सुरेखा तो कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। उसने 5 साल अकेले रहते हुए समाज के जो ताने सुने थे, आज उनका अंत हो चुका था। उसे एक ऐसा प्रेमी मिला था जो सबसे पहले सहपाठी, फिर मित्र और प्रेमी होने के साथ साथ उसका बुद्धिमान, समझदार, शांत, संस्कारी पति होने जा रहा था।
शांतनु के कुछ खास करीबी रिश्तेदारों के बीच एक शानदार 5 सितारा होटल से उनके विवाह का समारोह बड़ी सादगी के साथ संपन्न होता है। शांतनु के माता पिता अपने बेटे बहू को आशीर्वाद देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सुरेखा और शांतनु विवाह के कुछ दिनों पश्चात पंचकुला पहुंचते हैं। वहां सुरेखा का बहुत ही शानदार स्वागत होता है। सुरेखा तो सीधे झोपड़ी से महलों में पहुंच गई थी। उसे ये सब एक सपने के समान लग रहा था। वह बार बार ईश्वर का धन्यवाद देती है। वह अपने शुरुआती जीवन की कठिनाइयों को लगभग भूलना चाहती थी, जैसे कि किसी बड़े घाव पर कोई ऐसी मरहम मिल जाए जिससे घाव की जलन, तपन, दर्द सभी में आराम मिल जाए। इतना ही अंतर उसके पुराने जीवन और आज के जीवन में था। शांतनु विद्यालय के कार्यों में धीरे धीरे व्यस्त हो जाता है और सुरेखा घर को व्यवस्थित करने में। शांतनु जब शाम को वापस आता है तो सुरेखा दरवाजे पर खड़ी होती है। उसने हरे रंग की पतली शिफॉन की साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे लंबे खुले हुए बालों में बेला के फूलों का गजरा लगा हुआ था। उसने घर के प्रत्येक कोने को बहुत सुंदर रूप दिया था। शांतनु जैसे ही घर के अंदर आता है, अरे तुमने तो घर को स्वर्ग बना दिया है। सुरेखा, आइए फिर हमारे इस स्वर्ग में आपका स्वागत है। शांतनु जैसे ही हॉल में आता है, सुरेखा की शैतानी शुरू हो जाती है। वह पर्दे के बगल में लटका हुआ धागा खींचती है तो गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश शांतनु पर होने लगती है। कुछ ही पलों में फूलों की पंखुड़ियां पूरे हॉल में भर जाती हैं। तभी शांतनु सुरेखा को अपनी बाहों में भरकर उठा लेता है। सुरेखा, अरे क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। अब तो मैं तुम्हें ऐसे ही पकड़ कर रखूंगा जिससे तुम मेरे लिए कोई नई शैतानी का विचार ना बना सको। सुरेखा, मैं भी तो सारी जिंदगी ऐसे ही तुम्हारी बाहों में रहना चाहती हूँ। तुमने मुझे इतनी खुशी दी है, मैं भी आज तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें जीवन की हर वो खुशी मिले जिसके तुम हकदार हो। तुम्हें कभी भी निराश नहीं करूंगी। शांतनु और सुरेखा अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे। बस कभी कभी शांतनु की माँ कहती थी, सुरेखा, हमें कब दादा दादी बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा? अभी तो हम भी तुम्हारी मदद कर पाएंगे। सुरेखा ने पंचकुला के सरकारी अस्पताल में नर्स की नौकरी दोबारा से कर ली थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। 4 साल, फिर 8 साल और अब तो 10 साल हो गए थे, लेकिन शांतनु पिता बनने के सुख से वंचित थे। इतने सालों में सुरेखा ने अपनी डॉक्टरी जांच तथा इलाज करवाया था। जिस भी मंदिर में लोग जाने को कहते वह जाती, मन्नतें मांगती, लेकिन सुरेखा को सफलता नहीं मिल रही थी। अब तो डॉक्टरों ने भी बोल दिया था कि तुम्हारा मां बनना लगभग असंभव है। शांतनु ने कभी भी सुरेखा से इस बात के लिए जोर नहीं दिया था कि उसे संतान चाहिए ही चाहिए, लेकिन सुरेखा हमेशा इस सोच में रहती थी कि क्या करना चाहिए। शांतनु ने उसे आदर, सम्मान, सुरक्षा, खुशियां सभी कुछ तो दिया था। एक दिन शांतनु जब विद्यालय से वापस आता है तो उसे घर में बड़ी शांति नजर आती है। सुरेखा जो उसके इंतजार में दरवाजे पर खड़ी रहती थी दिखाई नहीं देती। शांतनु आवाज देता है, सुरेखा कहाँ हो? वह उसे बैठक में, फिर शयन कक्ष में देखता है। जैसे ही वह मंदिर में जाता है, सुरेखा दिया जलाकर बैठी हुई होती है। शांतनु, अरे तुम मंदिर में बैठी हो, कब से मैं आवाज दे रहा था। सुरेखा कुछ उत्तर दिए बिना, शांतनु तुम मेरे सिर पर हाथ रखो और वादा करो मैं जो भी तुमसे कहूंगी उसे पूरा करोगे। शांतनु, इसमें भी कोई शक है क्या? सुरेखा, तुम दूसरी शादी कर लो शांतनु। शांतनु अचानक ये शब्द सुनकर स्तब्ध सा खड़ा रहता है। ये क्या कह रही हो? सुरेखा, डॉक्टर ने कहा है मैं मां नहीं बन सकती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम संतान सुख से वंचित ना रहो। शांतनु, मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। सुरेखा कहती है, शांतनु तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, वरना मैं यहाँ से नहीं उठूंगी और अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। शांतनु उसे बहुत समझाता है, लेकिन सुरेखा अपने निर्णय पर अडिग रहती है। शांतनु को लगा था कि समय अधिक लगेगा, लेकिन वह सुरेखा को मना लेगा, लेकिन सुरेखा मंदिर से नहीं हटती। शांतनु घबराहट में गाड़ी उठाकर अपने माँ पापा को लेने चला जाता है। जब वह वापस आता है तो देखता है कि सुरेखा मंदिर में बेहोश पड़ी है। सुरेखा को आज पूरा 4 दिन हो गए थे अन्न जल को त्याग किए।
शांतनु एक क्षण नष्ट किए बिना सुरेखा को उठाकर सीधे अस्पताल ले जाता है। वहां सुरेखा की देखरेख होती है, डॉक्टर दवा देता है। सुरेखा होश में आ जाती है, लेकिन अपनी जिद नहीं छोड़ती। शांतनु बार बार सुरेखा को समझाता है कि वह जिद ना करे। शांतनु के माता पिता भी उसे बोलते हैं कि बेटी, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तुम दोनों खुश रहो। डॉक्टर शांतनु को कहते हैं कि अभी के लिए आप सुरेखा जी की बात को मान लीजिए, क्योंकि उनका खाना खाना बहुत आवश्यक है। उनका ज्यादा स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है, इसका नतीजा अच्छा ना होगा। शांतनु को डॉक्टर की बात ठीक लगती है। वह सुरेखा की जिद के आगे हार जाता है और हाँ बोल देता है और अपने हाथों से सुरेखा को जूस पिलाता है। धीरे धीरे सुरेखा ठीक हो जाती है। शांतनु और सुरेखा का जीवन सामान्य हो जाता है। शांतनु के माता पिता वापस चले जाते हैं। शांतनु विद्यालय के कार्यों में अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर देता है और सुरेखा विद्यालय से 10 किलोमीटर दूर स्थित अस्पताल में नर्स का कार्य करने में व्यस्त हो जाती है। एक दिन शाम को चाय पर सुरेखा शांतनु को बताती है कि अगले हफ्ते हमें माधवपुर चलना है लड़की देखने। अगर सब कुछ ठीक रहा तो बहुत ही जल्दी हम शादी की रूपरेखा तैयार कर लेंगे। शांतनु को लगा था कि सुरेखा सब कुछ भूल चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं था। शांतनु को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। सुरेखा, अरे तुम तो नाराज हो गए। शांतनु, क्या करूं, तुम तो मुझे समझना ही नहीं चाहती। सुरेखा, मैं सब समझती हूँ, हमारे रिश्ते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं तुम पर विश्वास रखती हूँ और तुम मुझ पर। बस जो खुशियां हमारे पास नहीं है हमें प्राप्त हो जाएंगी, और मेरे हृदय पर जो बोझ है तुम्हें संतान सुख ना दे पाने का, वह भी हट जाएगा। शांतनु, तुम्हें बच्चा ही चाहिए ना? मेरे विद्यालय का जो माली है उसका 6 साल का बेटा है। उसकी पत्नी गुजर गई है। खेत में काम करते वक्त उसे सांप ने काट लिया था। उस बच्चे के लिए कुछ करो, उसे अपना प्यार दुलार दो। मैंने उसे कल बुलाया है। सुरेखा, ठीक है, मैं कब मना करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा यदि मैं उस बिन माँ के बच्चे के लिए कुछ कर पाऊंगी तो, लेकिन मुझे तुम्हारी ही संतान चाहिए। शांतनु बड़बड़ाता हुआ, तुमसे बहस करना तो बिल्कुल बेकार है। दूसरे दिन माली अपने बेटे कमल को लाता है। सुरेखा उसे आश्वासन देती है और कमल को अपने ही घर में रखने के लिए कहती है। भैया जी, हम कमल के लिए जो बन पड़ेगा सब कुछ करेंगे। माली, साहब का और आपका स्वभाव बहुत अच्छा है मालकिन। मुझे ऐसी बीमारी है जिसमें मेरा ज्यादा दिन तक जिंदा रहना मुश्किल है, इसलिए मैं कमल को एक सही छत्र छाया में छोड़ना चाहता हूँ। आप इसे नौकर के रूप में ही रख लीजिए, धीरे धीरे सारा काम सीख जाएगा। सुरेखा कमल को अपने पास बुलाती है, उसके सर पर प्यार से हाथ फेरती है तो उसके अंदर एक सनसनाहट सी पूरे शरीर में दौड़ जाती है। उसे माँ की अनुभूति का एहसास होता है। सुरेखा कमल का ध्यान रखती है, उसे पढ़ाई के लिए एक छोटे से स्कूल में भेजने लगती है। कमल भी सुरेखा की छोटी बड़ी चीजों का ध्यान रखने लगता है। वह सुरेखा को बड़ी अम्मा के नाम से संबोधित करता है। कार का ड्राइवर गाड़ी के ब्रेक लगाता है। सर, हम माधवपुर पहुंच गए। झटका लगने से सुरेखा भी, जो अतीत के पन्ने पलटने में व्यस्त थी, होश में आती है। ड्राइवर, हमें किसके घर जाना है? सुरेखा पर्स से एक कागज का टुकड़ा निकालती है। गजेंद्र सिंह के घर चलना है। कुछ ही क्षणों में कार गजेंद्र सिंह के घर पहुंच जाती है। शांतनु और सुरेखा को आदर से बैठाया जाता है। चाय नमकीन के साथ मीठे की तस्तरी लिए सिया आती है। गजेंद्र परिचय देते हैं। यह मेरी बहन है सिया। मेरी 6 बहनें हैं, ये चौथे नंबर की है। मेरे माता पिता अब इस संसार में नहीं है, मेरे ऊपर ही सभी बहनों की जिम्मेदारी है। सुरेखा सिया को देखती है। सिया के चेहरे पर रूखापन था, बाल भी छोटे छोटे पीले रंग के बेजान से थे। शांतनु तो सिया की ओर एक नजर देखता भी नहीं। सिया और शांतनु की उम्र में लगभग 18 साल का फर्क था। शांतनु, जो सुरेखा की जिद और दूसरी शादी के दबाव को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा था, उसके हृदय में उठने वाली सुनामी ने उसके मन को झकझोर दिया था। वह झटके से उठता है और गजेंद्र सिंह के सामने दोनों हाथ जोड़कर, भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैं स्वयं को इस शादी के लिए तैयार नहीं कर पा रहा हूँ।
वह आंसुओं से भरी आंखों को झुकाता हुआ बाहर निकल जाता है। सुरेखा भी हाथ जोड़कर बिना कुछ कहे ही बाहर आ जाती है। वह जैसे ही गजेंद्र सिंह के घर से थोड़ा दूर खड़ी कार के पास पहुंचती है तो देखती है कि शांतनु पास ही स्थित तालाब के पास पड़े बड़े से पत्थर पर बैठा होता है। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। सुरेखा उसके बगल में जाकर बैठ जाती है। उसे पता था कि शांतनु उससे दूर जाने के ख्याल से घबरा रहा है। वह आराम से उसके हाथों को अपने हाथों में लेती है। चलो शांतनु। शांतनु उसके हाथों को झटकता हुआ फिर अपने एक हाथ से सुरेखा के बालों को पकड़ता और उसे अपने करीब लाकर, तुम्हें ये क्यों नहीं समझ आता कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता? तुम्हें मैंने अपना जीवन साथी बनाया है। मैं जीवन के बीच रास्ते में कैसे तुम्हें छोड़ सकता हूँ? और ये तो जीवन भर का नाता है हमारा। मैं तुमसे अलग होने की अपेक्षा मरना पसंद करूंगा। सुरेखा उसके मुंह पर अपना हाथ रखती है। बस शांत हो जाओ, चलो हम घर चलते हैं। फिर लगभग 6-7 महीने के बाद सुरेखा मांगलिक अस्पताल में डॉक्टर अवस्थी हृदय रोग विशेषज्ञ के केबिन में। सुरेखा जी, मैंने आपको पहले भी कई बार आगाह किया है कि आप अपने जीवन को खतरे में मत डालिए, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने आपको हिदायत दी थी कि आपका गर्भवती होना मतलब मृत्यु को बुलावा देना है। जब से आप मेरे पास अपने चिकित्सीय परीक्षण के लिए आ रही हैं, तभी से मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। सुरेखा, डॉक्टर, मैं शांतनु के जीवन को संतान सुख देकर खुशियों से भरना चाहती हूँ। अगर मुझे कुछ हो भी गया तब भी मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि शांतनु के साथ बिताया हुआ प्रेम का एक एक क्षण मेरे लिए 100 जन्मों के सुख के बराबर है। डॉक्टर, अरे मैडम, मैंने आपको शुरू से बताया है आपके दिल में छेद है, फिर भी आप बच्चा पैदा करने की रिस्क ले रही हैं। मान जाइए, ये बच्चा आप नहीं रख सकती। सुरेखा कहती है, मैं कुछ नहीं जानती। मैं शांतनु को पिता बनने का सुख देना चाहती हूँ। सुरेखा माँ बनने की खबर को किसी को नहीं बताती। शांतनु भी इस बात से अनजान था, लेकिन जैसे जैसे बच्चे के जन्म का समय निकट आता है उसे आभास हो जाता है कि सुरेखा का जीवन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सुरेखा की हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है। उसे अचानक अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। वह डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर, आप मेरे बच्चे को सुरक्षित बचा लीजिए, चाहे मैं रहूं या न रहूं। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। डॉक्टर ऑपरेशन करने लगते हैं। लगभग 45 मिनट के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और शांतनु की ओर देखकर, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। शांतनु डॉक्टर के दोनों हाथ पकड़कर, डॉक्टर, आपने मेरी बात सुनी और मुझे सुरेखा की बीमारी से अवगत कराए रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेखा जैसे ही होश में आती है, शांतनु डॉक्टर के साथ उसके पास जाता है। तभी सुरेखा, कहाँ है हमारा बच्चा? तुम खुश तो हो ना? शांतनु, बेहद। मुझे मेरे जीवन में तुम ही चाहिए। तुम्हारे बिना मेरी बड़ी से बड़ी खुशी भी अधूरी है। शांतनु कहता है, सुरेखा, डॉक्टर हमारे बच्चे को बचा सकते थे या तुम्हें? उन्होंने तुम्हें चुना। सुरेखा, क्यों? ये क्यों किया? मैंने तो डॉक्टर से बोला था कि आप हमारे बच्चे को बचा लीजिए। शांतनु कहता है, और मैंने बोला था कि आप मेरी पत्नी को बचाइए। मुझे कुछ समय पहले तुम्हारे डॉक्टर ने तुम्हारी बीमारी की जटिलताओं के बारे में अवगत कराया था। मैं तो लगातार उनके संपर्क में था। सुरेखा, शांतनु, ये तुमने क्या किया? मेरा जीवन तो वैसे भी अनिश्चितता से भरा हुआ है। मेरे दिल में छेद होने के कारण मुझे तो कभी भी मृत्यु के आगोश में जाना पड़ सकता है। तुम चिंता मत करो सुरेखा, आज विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। मैं तुम्हें अमेरिका तक ले जाऊंगा, तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सुरेखा के माथे पर हाथ फेरता हुआ, देखो हमारा बेटा आया है, और कमल को सुरेखा के पास बुलाता है। शांतनु अपने हाथ में लिए हुए कागज को सुरेखा को दिखाते हुए, लो, इसमें अपने हस्ताक्षर कर दो। हम कमल को गोद ले रहे हैं। आज से कमल ही हमारी संतान है। शांतनु कमरे के दरवाजे पर खड़े कमल को बुलाता है। कमल सुरेखा और शांतनु के पास आकर कहता है, माँ, आप ठीक हो? सुरेखा का हृदय यह शब्द सुनकर करुणा, प्यार और ममता से भर जाता है। वह कमल को गले से लगा लेती है। शांतनु भी उसके सर पर हाथ फेरता हुआ, कमल हमारा बेटा। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं आपके अंतर्मन को छू लेने वाली मेरी नई कहानी के साथ।